आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 69 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले सेशन में सेशन नंबर 68 आप लोगों ने देखा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी समझेंगे शालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 69। ठीक है, हम लोग डेली ऐसे ही रेगुलर वे में देख रहे हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज हम लोग देखते हैं 69 का। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन 1 जुलाई को इसके साथ साथ और भी कुछ डेट मनाया जाता है, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जीएसटी डे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए, और ये डॉक्टर डे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि धरती पे, पृथ्वी पे अगर किसी को डॉक्टर का संज्ञा मतलब भगवान का संज्ञा अगर दिया जाता है तो वो डॉक्टर को ही दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा लाइफ जो कि धरती पे बचाने का कोई काम करता है तो वो है डॉक्टर। जैसे कोरोना टाइम में हम लोग जानते हैं बहुत सारे डॉक्टर जो थे अपना लाइफ को बर्बाद करके, अपने लाइफ को ख़त्म करके आम लोगों का ज़िंदगी बचाए। ठीक है, कोरोना टाइम में जिसमें कोई बाहर नहीं निकलता था, डॉक्टर पुलिस वगैरह अपना काम करते रहते थे। डॉक्टर एक भगवान का ही रूप है और हम लोग 1 जुलाई को उनके लिए कौन सा डे मनाते हैं, डॉक्टर डे। लेकिन देखिएगा ये किसी के जयंती पे मनाया जाता है, डॉक्टर डे किसी के जयंती पे मनाया जाता है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर विधान चंद्र राय। कौन थे वो पेशे से डॉक्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम भी रहे थे। देखिएगा यहाँ पे इस दिन की स्थापना मतलब ये मनाया कब से जा रहा है, 1991 से 1991 से मनाया जा रहा है। इस दिन को डॉक्टर विधान चंद्र राय को याद किया जाता है। कौन थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, तो हम बताएं ये पॉलिटिशियन भी थे, डॉक्टर भी थे और वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम भी रहे थे। और देखिएगा वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम रहे थे, जो हम लोग अभी देखें। और क्या देख सकते हैं, देखिए कुछ खास बात यह है कि उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों आपका इसी डेट को मनाया जाता है। जन्मदिन और जयंती के बारे में हम लोग देखे हैं, जिनका लाइफ अभी है उनका हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जिनका लाइफ अब नहीं है उनके बर्थडे को हम लोग जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और देखना, यह दिन डॉक्टर राय के सम्मान में मरीजों के लिए सभी डॉक्टर के प्रयास की सराहना के लिए मनाया जाता है। और एक चीज़ देखना यहाँ पे, डॉक्टर्स डे ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, हर देश में अलग अलग डेट है। हमारे भारत में कौन सा डेट है, वो है आपका 1 जुलाई को। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 1 जुलाई हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विदेश मंत्री भी कौन है भारत के विदेश मंत्री, एस जयशंकर साहब। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब किस देश की यात्रा पर गए हुए हो गया कुछ दिन, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका आपका कंट्री नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे कंट्री है वहाँ पे। और हमारे भारत का वहाँ के हर एक कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक संपदा का भंडार है। लेकिन वहाँ देखिएगा, अब हम लोग अगर बात करते हैं तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या, अंध महाद्वीप, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही पीछे है, बिल्कुल भी वो डेवलप नहीं है, अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट में वो काउंट किया जाता है। संपदा बहुत है बट वहाँ पेशा कुछ नहीं है। तो भारत या फिर हर एक कंट्री, जैसे चाइना भी वहाँ बहुत सारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे आपका श्रीलंका, वहाँ क्या किया, हम्बनटोटा बंदरगाह को मतलब वही वहाँ पे पैसा दिया और जब लीज पे दे, अब उसको लीज पे ले लिया, इतना कर्ज दे दो कि दोबारा वो लौटा ही नहीं पाए, फिर वो आपके कर्ज में डूबा रहे। ऐसा काम हमेशा चाइना करता है सब कंट्री के साथ। अफ्रीका में भी बहुत सारे कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, भारत भी कर रहा है। लेकिन भारत इस टाइप से नहीं करता है कि हमको कर्ज दे देना है, बाद में उसको फंसा लेना है। यहाँ पे देखिएगा अभी ये गए हुए हैं अफ्रीका के तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया कंट्री में कहाँ गए हुए हैं, एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं। देखिए विदेश मंत्री का बात आया है तो अभी करंट में तो एस जयशंकर साहब है। एस जयशंकर के पहले कौन थे, ये थी सुषमा स्वराज। यहाँ पे हम लोग पूरा ही देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, अगर भारत के पहले विदेश मंत्री के बारे में बात करेंगे तो कौन है, पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम तो रहे ही थे, साथ में विदेश मंत्री का भी प्रभार किनके पास था, इन्हीं के पास था। और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है विदेश मंत्री के रूप में। वहीं बात करते हैं
महिला के बारे में कि पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। तो देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, कहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंदिरा गांधी का, कहीं पे मिलेगा सुषमा स्वराज का। अब ऐसा क्यों होता है, तो इंदिरा गांधी पीएम थी, उनके पास अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था, मतलब प्रॉपर पोर्टफोलियो उनके पास नहीं था। क्या था, अतिरिक्त प्रभार प्रधानमंत्री होने के साथ साथ। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी भारत की, पहली महिला, तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इनके पास अतिरिक्त प्रभार था। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई काम हम कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं आए तो उनका क्लास भी हम ही ले लिए, तो हुआ क्या कि कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार क्या हुआ, हमको मिल गया। जब वो आएंगे तो फिर अपना क्लास वो खुद लेंगे, वही हो गया आपका अतिरिक्त प्रभार। लेकिन प्रॉपर रूप से पहली महिला कौन बनी थी, तो ये थी सुषमा स्वराज। पहली महिला ये थी सुषमा स्वराज, और ये एस जयशंकर साहब के पहले थी सुषमा स्वराज। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे नामीबिया चर्चा में था, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या आया था, यहाँ चीता आया था भारत में। ठीक है, यहाँ से चीता आया था, बोल देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। नामीबिया से भारत में चीता आया था, कब आया था, 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था, और अपने बर्थडे पे ही वो कितना चीता लाए थे, 8 चीता नामीबिया से। और उसके बाद 18 फरवरी 2023 को कहाँ से आया था, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या आया था, चीता, जिसमें से कुछ चीता की मौत भी हो गई है। हम लोग देख रहे हैं भारत में चीता की बहुत कमी हो गई थी, उसका संख्या को बढ़ाने के लिए, बराबर करने के लिए, इकोसिस्टम को सुधारने के लिए उन लोग को लाया जा रहा था। बोत्सवाना चर्चा में था, क्यों, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीसरा हीरा, ठीक है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा तीसरा हीरा कहाँ से मिला था, बोत्सवाना से। और आप याद रखना कि पहला दूसरा भी कहाँ से मिला था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही मिला था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारा कंट्री है, उसी में से एक कंट्री आपका बोत्सवाना, वहाँ से तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला। और इम्पॉर्टेंट है ब्राज़ील, इसके बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो देखना यहाँ पे, जैसे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका ब्राज़ील। यहाँ एक जंगल है जिसका नाम क्या है, अमेज़न जंगल। क्या नाम है, अमेज़न जंगल। इम्पॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से एक नदी भी बहती है जिसका नाम अमेज़न नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो जंगल है इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। हम लोग जानते हैं कि हमारे रिस्पायरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो ये है फेफड़ा, नाक नहीं। किसी को नहीं पता रहेगा वो नाक बताएगा, नहीं, नाक नहीं होगा, क्या होगा, फेफड़ा। रिस्पायरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन का यूज होता है उसका 20% कहाँ से आता है, ये आता है आपका अमेज़न जंगल से। और देखना ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री हो गया। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे चिली, ये सब बहुत ही अच्छा फैक्चुअल फैक्ट है सब, देखिएगा, चिली और इक्वाडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय कन्फ्यूजन हो जाता है। चिली और इक्वाडोर एक मात्र नहीं, 2 कंट्री हो गया ना, 2 ऐसा देश है जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं लगाता है। बाकी ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो साउथ अमेरिका का सारा कंट्री से क्या करता है, सीमा लगाता है, सिवाय चिली और इक्वाडोर। और एक चीज़ और आप याद रखना, पराग्वे और बोलीविया साउथ अफ्रीका का ही कंट्री है। ये कैसा है, तो ये है आपका लैंड लॉक कंट्री किसको कहते हैं, जिसका सीमा किसी भी महासागर से, समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इतना देखें, आते हैं आगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा वही एक्सप्लेनेशन जो हम बताए थे। क्या, तो चाइना इन्वेस्टमेंट करता है अपना वहाँ का संपदा को लूटने के लिए, बट भारत वहाँ पे लूटता नहीं है, भारत वहाँ पे कॉपरेट करता है ताकि आप भी आगे बढ़ो और साथ में हम भी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को तंजानिया में चीन पर निशाना साधते हुए कहा। देखो डेट कभी नहीं पूछेगा कि किस डेट को कहा, किस दिन को कहा, आप इतना याद रखना कि अभी तंजानिया में कहा हमारे एस जयशंकर साहब गए हुए थे। क्या था यहाँ पे, इन्होंने क्या कहा, दूसरे देशों की तरह भारत का मकसद अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधन को लूटना नहीं है, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो भी आगे बढ़े, साथ में हम भी आगे बढ़े। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा क्या दिया है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए नई राहत योजना की शुरू की है। देखो हम लोग देखते हैं हर राज्य में, सिंपल देखिएगा, लोग जो बोलता है जनगणना हो रहा है, जनगणना क्यों जरूरी है, जनगणना से पता चलता है कि हमारे देश में कितना पुरुष है, कितनी महिला, कितना SC ST के लोग, कितने वृद्ध हैं, कितने यंग हैं, सब कुछ पता चलता है। और उसी के अकॉर्डिंग राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कोई भी योजना लाया जाता है देख करके। जैसे हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि महिला लोग के लिए बहुत सारा योजना आता है, चूँकि वो पीछे हैं किसी मामले में, तो
उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बराबर करने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल तक महिला लोग का स्थिति बहुत अच्छा था सबका। उस समय 4 जाति होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब बराबर था, सब इक्वल था। बट हुआ क्या उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया। लोहा का खोज के बाद क्या हुआ, कृषि बहुत ज़्यादा होने लगा। कृषि बहुत ज़्यादा हुआ, कुछ लोगों के पास पैसा, धन संपदा बढ़ने लगा। जैसे ही पैसा बढ़ा, लोग के पास बुद्धि आने लगा, और जैसे ही बुद्धि आने लगा उसके बाद क्या हुआ, वो अपने से गरीब लोगों को दबाना शुरू किया। और उसमें सबसे खराब स्थिति जो हो गया था महिला का और शूद्र का, उसी को आज बराबर करने के लिए क्या देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा आरक्षण लाया गया था। लेकिन जिनको नहीं पता वो अभी भी आरक्षण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बोलते रहते, नहीं, वो आपका बस 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे। अभी का सरकार उसको हमेशा संशोधन करके बढ़ाते जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे कोई बात करता है कि सिर्फ महिला लोग के लिए ही योजना आता है तो क्या ये संविधान में है? संविधान में तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, समानता का अधिकार, मतलब पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई भी संप्रदाय का लोग हो वो बराबर है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 का 3, ठीक है, अनुच्छेद 15 का 3 जो है आपका, देखिएगा अनुच्छेद 15 का 3 बोलता है कि महिला और बच्चों के लिए सरकार चाहेगा तो अलग से कोई भी नियम कानून उनके लिए कोई अलग व्यवस्था कर सकता है। अभी तक पुरुष लोग के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना है, क्योंकि वैसा ज़रूरत भी नहीं पड़ा, महिला लोग का जरूरत पड़ता है। तो हमेशा जो भी आप देखोगे महिला के लिए ये योजना लाया गया, वो लाया गया। जैसे देखना यहाँ पे एक दिया हुआ है नारी को नमन योजना, क्या है ये हिमाचल प्रदेश सरकार का है। इसमें क्या है कि कोई भी महिला अगर बस से यात्रा करती है तो उसको 50% ही भाड़ा लगेगा, जबकि पुरुष रहेगा उसको पूरा लगेगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये जो योजना लाया गया तो क्या ये समानता का अधिकार का गलत नहीं यूज करता है, लेकिन अनुच्छेद 15 का 3 कहता है कि महिला और बच्चों के लिए आप अलग कानून, अलग व्यवस्था कर सकते हो। किसके तहत? अनुच्छेद 15 का 3 के तहत। यहाँ पे हम लोग पॉलिटी का एक चीज़ देख लिए। क्वेश्चन था हमारे यहाँ पे कि जो अभी केंद्र सरकार द्वारा योजना लाया गया है दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए, कौन सा योजना है? यह है आपका मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे देखिएगा क्या दिया हुआ है, भारत सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत नाबालिग, मतलब जिनके साथ रेप होता है, रेप पीड़ितों को भोजन और आश्रय, कानूनी मदद के लिए ये योजना लाया गया। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि मतलब जो फैमिली वाले लोग होते हैं वह वैसे लड़कियों को छोड़ देते हैं, अपने घर से भगा देते हैं, तो उनके लिए ये सब योजना लाया गया। ठीक है, आप बस इतना याद रखना। एक देखिएगा एक बिहार का भी योजना था, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। किस राज्य द्वारा लाया गया? बिहार द्वारा। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखना बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बार कि भारत इस बार बहुत चीज़ का मंच मतलब लिए हुए था। क्या क्या का? तो एक था आपका सैफ, ठीक है, सैफ का था मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और देखना SCO जो आपका संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन है, इसका भी कौन किया है? अध्यक्षता इस बार भारत किया। G20 का भी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इस बार जो आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाला है उसका भी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और ये चीज़ हो चुका है। अब सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे भारत में इसका आयोजन हुआ था। भारत में भी कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका भारत। और भारत में भी कहाँ? तो भारत में बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, और जीता कौन है? तो जीता है हमारा भारत ही। आंसर क्या हो जाएगा? भारत। किसको हरा के जीता? कुवैत को हराकर। किसको हरा के जीता है? कुवैत को। ठीक है, जैसे यहाँ पे जापान दिया तो जापान के बारे में देख सकते हैं कि इस बार जापान किस चीज़ का बैठक किया? G7 का बैठक इस बार कहाँ हुआ? जापान में। साथ ही साथ क्वाड का बैठक भी यहाँ होना नहीं था बट एक्सीडेंटली हो गया। ठीक है, क्वाड का बैठक कहाँ हुआ? तो ये भी हुआ था जापान में। होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में होना था बट यहाँ पे हो गया। चीन के बारे में तो देखना अभी भारत इसको पीछे कर चुका है। किस चीज़ में? जनसंख्या में। अभी यहाँ हाल ही में नए PM बने हैं, क्या नाम है उनका? ली कियांग। और राष्ट्रपति सी जिनपिंग। चलो आना आगे। जैसे देखिएगा सैफ के बारे में ही आयोजन हुआ था भारत के बेंगलुरु में। और फाइनल में कौन कौन गया था? तो भारत गया था और कुवैत गया था। जीता कौन? भारत जीता। कब से कब तक हुआ था? 21 जून से 4 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था। 21 जून को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं। कौन सा? ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, देखना भारत ये जो है आपका बहुत बार मतलब 9 टाइम्स जीत चुका है इसको। देखिएगा कब कब? 93 में, 97, 99, 2005, 9, 11, 15, 21 और अभी ये रिसेंट वाला 2023 में भी सैफ का ट्रॉफी कौन जीता? हमारा भारत जीता। ठीक है, चलिए आते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन बना है? सबसे कम शांतिपूर्ण मतलब समझो कि बहुत ज़्यादा वहाँ हल्ला हंगामा होता होगा, मारकाट बहुत ज़्यादा होता होगा। ऑप्शन देख के हम लोग समझ सकते हैं। देखना ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अगर आप देखो कहीं पीस इंडेक्स का बात हो रहा है, पत्रकारिता का बात हो रहा है, तो ये तीनों कंट्री ना आपका लगभग हमेशा आगे रहेगा। जैसे फिनलैंड के बारे में देखे थे हम लोग, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे फर्स्ट नंबर पर लगातार 6ठी बार कौन रहा था? फिनलैंड इस बार भी रहा था। लेकिन अब देखो इसका ये नेटो में चला गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31 नंबर का मेंबर कौन बना? ये बना है आपका फिनलैंड। यहाँ पे आना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे कम शांतिपूर्ण देश, ये कौन सा बना है? ये बना है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जहाँ भी किसका शासन चल रहा है, तो वहाँ भी कोई भी चुना हुआ सरकार नहीं है, तालिबान का शासन कहाँ चल रहा है? अफगानिस्तान में। और हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिएगा भारत का अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है, जी हाँ लगता है, और सबसे कम लगता है। कितना लगता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर का सीमा भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता है। यहाँ पे हम लोग कुछ और दिखते हैं, यहाँ पे देखना 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे पीछे कौन है? 163 कंट्री। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितना कंट्री को सम्मिलित किया गया था? 163 कंट्री में, और 163 नंबर पे मिला कौन है? ये मिला है आपका अफगानिस्तान। हम लोग यहाँ पे देखते हैं रैंकिंग। जैसे देखना पहला कौन था? आइसलैंड, दूसरा था आपका डेनमार्क, और तीसरा आयरलैंड। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखोगे कौन कौन सा? आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ये तीनों आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा। नीचे से भी थर्ड याद रखिएगा। पहला देखो ये 163 कंट्री बताए थे अभी, 163 नंबर पे आपका अफगानिस्तान है, वहीं पे 162 में आपका यमन है, और थर्ड नंबर पे है आपका सीरिया। ठीक है, मतलब ऊपर से फर्स्ट कौन कौन हो गया? तो ये हो गया आपका आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, और नीचे से फर्स्ट तो पहले अफगानिस्तान, फिर आपका क्या हो जाएगा? यमन, और होगा फिर सीरिया। लेकिन यहाँ पे हमारा भारत नहीं है, तो भारत कितने नंबर पे है? भारत है 126 नंबर पे, भारत है 126 नंबर पे। ठीक है, 126। चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां इस बार मिली हैं, जो कि बहुत सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी जितना भी नेटवर्क वगैरह यूज हो रहा है, जितना भी कारखाना से धुआं वगैरह निकलता है, वो सब आपका छोटा छोटा पक्षी, छोटा छोटा जीव को बहुत ही हार्म कर रहा है। उनकी संख्या घटते जा रही है। जैसे अभी देखो गिद्ध का संख्या बहुत कम गया। अब जिसको नहीं पता है वो बोलेगा गिद्ध क्यों जरूरी है? नहीं, जरूरी है। जैसे देखना गिद्ध का क्या काम होता था? वो अपशिष्ट पदार्थों को खाता था। अपशिष्ट मतलब सड़ा हुआ गला हुआ साग सब्जी हो, मतलब वो बॉडी हो किसी का, कोई जानवर मर गया हो, उसका बॉडी अगर सड़ गया हो, उसको कौन खाता था? उसको गिद्ध खाता था। लेकिन गिद्ध की संख्या भी अब समझो कि बहुत कम हो गया। सरकार इसको भी बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है। कैसे कम हो गया? तो देखना गाय वगैरह में या फिर बहुत सारे जीव जंतु में एक डाइक्लोफेनिक करके उसको दबा दिया जाता था, ताकि वो जैसे कि कुछ जानवरों में कुछ बीमारी हो जाता था, पेट दर्द का या फिर किसी भी चीज़ के दर्द का, वो दवा से वो जानवर तो सही हो जाता था, लेकिन वो उस दवा का असर उस बॉडी में रहता था। और जब वो जानवर मर जाता था, जब गिद्ध उसको खाने के लिए आता था, उससे क्या हुआ कि गिद्ध में बड़ बीमार पड़ने लगा और गिद्ध मरने लगा। अब गिद्ध का संख्या बहुत कम हो गया है, और ये सब चीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक जानवर, जैसे अभी देख सकते हो ना, चीता खत्म हो गया था। कितना खर्च करके चीता को लाया जा रहा है? क्यों लाया जा रहा है? आम जनता बोलेगा चीता पे क्यों इतना खर्च कर रहे हो, बताओ। नहीं, चीता जरूरी है, हर एक जानवर जरूरी है। किसी का भी संख्या, जैसे देखना टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में इंदिरा गांधी द्वारा ही चालू किया गया था। क्यों? क्योंकि टाइगर का संख्या कम गया था। इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, तो हर एक जानवर का समन्वय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ना किसी का संख्या बढ़ना चाहिए, ना किसी का संख्या घटना चाहिए। आज के समय में देखो, जो नॉनवेज नहीं खाता है, ठीक है, वो एक से एक ज्ञान दे देगा, जो खाता है वो बेचारा ज्ञान ही नहीं दे पाता है। क्या देखो, नॉनवेज अगर बात करते हैं, मटन या फिर बकरी जो भी है, जो शाकाहारी है, जो आपका प्रथम उत्पादक, सेकंड भी कर सकते हो, अगर उसको लोग नहीं खाएगा तो क्या होगा? जैसे हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल बकरी का लेते हैं। अगर बकरी को आदमी नहीं खाएगा तो उसका संख्या इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो जितना भी पेड़ पौधा होता है मैक्सिमम को खाएगा, और वो खाएगा तो क्या होगा? फिर पेड़ पौधा कमेगा, ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, फिर हम लोग को हार्म करेगा। जैसे अगर मछली का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप मैप देखे हो वर्ल्ड का, तो देखना उसमें भूमि कम है, वाटर ज़्यादा है, मतलब महासागर ज़्यादा है। जितना भी वो अगर बॉडी का कैपेसिटी कम होते जाता है ना, वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करता है। मछली का रिप्रोडक्शन एक आम आदमी के बराबर में बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आदमी मछली नहीं खाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मछली का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए वो सब जरूरी होता है कि सबका संख्या बराबर हो, अंडर कंट्रोल हो, तो वो भी ज़रूरी है। मतलब जो भी चल रहा है, नॉनवेज और वेज सब बराबर सही है, और वो सही होना है।
इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जो आपकी पक्षी की संख्या बढ़ी है 205 से अधिक, जो कि बहुत सही है क्योंकि इधर पक्षी का संख्या बहुत ज़्यादा कम रहा था। देखना ये कहाँ पाया गया है ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारे बिहार में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बिहार में। किस राज्य में पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की संख्या 205 से अधिक पाई गई है, मतलब अलग अलग प्रजाति का, एक ही पक्षी नहीं है। यहाँ पे हुआ हमारा बिहार। अगर बिहार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के पहले सीएम कौन थे, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। पहले गवर्नर कौन थे, जयराम दास दौलतराम। लेकिन इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि स्वतंत्रता के पहले बिहार के गवर्नर कौन थे, जेम्स शिफ्टन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, जेम्स शिफ्टन। और देखिएगा अभी बिहार में 2014, ठीक है, 2015 में नीतीश कुमार के द्वारा शिलान्यास किया गया था और भागलपुर में एक पुल बनाया जा रहा था। बताओ जिस राज्य में आंधी से पुल उड़ जाता है क्या ही हो सकता है। वहाँ पे 1710 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, 2015 से बन रहा था। लोग का उम्मीद बना हुआ था कि 2023-24 में बन जाएगा। पुल बनने से क्या होगा कि हम कहीं भी जाएंगे हमारा टाइमिंग कम लगेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो टाइम होता है ना। अगर आप टाइम बचा पा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करोगे। वो पुल गिर गया और कितना 1710 करोड़ का पुल था, तो वो सरकार का पैसा थोड़ी था, आम जनता का ही पैसा होता है ना। और यहाँ मतलब एक आदमी नहीं, सब मिलकर लूट रहा है बिहार को। बिहार ऐसे ही इतना कमज़ोर नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखिएगा 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, तो इससे एक बहुत ही समृद्ध एरिया बिहार से अलग हो गया। कौन सा, तो ये हुआ था आपका बंगाल। ठीक है, कौन सा, बंगाल। चलो यहाँ तक तो फिर भी सह लिया लोग। उसके बाद क्या हुआ 1936 में, कब, तो 1 अप्रैल 1936 क्या हुआ इस समय, तो इस समय आपका बिहार से अलग हो गया उड़ीसा। ठीक है, तो ऐसे ही बिहार इतना कमज़ोर नहीं हो गया क्योंकि जितना भी अच्छा वाला एरिया था सब बिहार से हो गया। और सबसे ज़्यादा घाटा तो बिहार को ये दिया थर्ड वाला, कौन, तो 15 नवंबर 2000 को कौन सा अलग हो गया, तो ये हो गया झारखंड। और जितना भी जैसे आपका हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता के बाद आपका पंचवर्षीय योजना में कुछ इस्पात कारखाना भी लगाया गया था, वो सब कहाँ चला गया, वो चला गया झारखंड वाले एरिया में। मतलब अगर ये पूरा का पूरा बिहार झारखंड था, उसमें बिहार था, तो जितना भी अच्छा वाला एरिया था दक्षिण वाला वो कहाँ चला गया, झारखंड में। तो ये सब रीज़न भी रहा है जो कि आज आप देखो अगर आप एग्जाम देते हो तो किसी भी खराब इंडेक्स में आपका बिहार टॉप पे रहेगा। जैसे अभी देखो जनसंख्या घनत्व में, घनत्व क्या होता है, छोटा सा एरिया उसमें कितना लोग रह रहा है, आपका बिहार रहेगा आगे। शिक्षण में सबसे पीछे कौन रहेगा, बिहार रहेगा। तो ये सब रीजन भी रहा। और एक लोग नहीं सब मिलकर लूट रहा है। अभी देखो इतना महंगा पुल था 1710 करोड़, अभी बन ही रहा था, बना भी नहीं था, और आंधी से यहाँ पुल उड़ा दिया। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बिहार। और झारखंड किसका हिस्सा था, बिहार का ही हिस्सा था। एक समय में बिहार में 55 जिला पाया जाता था, लेकिन फिर टूटा। अभी कितना है, अभी आपका 38 टूट करके कहाँ चला गया, और आपका झारखंड में। 38 नंबर का कौन था, ये था जहानाबाद से अलग हुआ था, कौन सा, अरवल। हम लोग बिहार पुलिस वाले बैच में देखे भी थे। और बिहार पुलिस में अलग अलग कंटेंट से, अलग अलग सब्जेक्ट से भी वहाँ पे क्वेश्चन रहता है, जो कि फुल डिटेल में दिखाया जाता है। आप लोग उसको भी पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपका अदर सब्जेक्ट जीके में मजबूत होगा। सिक्किम के बारे में देखिएगा, इंपॉर्टेंट, जिस समय ये बना था, मतलब क्या, तो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य। जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका सिक्किम। गोवा में देखिएगा तो आर्टिकल 44, अभी फिर से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है, तो समान नागरिक संहिता बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी है कि हर राज्य में लागू किया जाएगा। गोवा में ऑलरेडी लागू है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, एरिया के अनुसार गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो एरिया के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, वहीं देखना सबसे छोटा किसके अकॉर्डिंग, तो एरिया के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका गोवा। और देखना सबसे बड़ा किसके अकॉर्डिंग, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका यूपी। और सबसे छोटा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका सिक्किम। ठीक है, क्या, सिक्किम। और एक चीज़ देख लेना, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन है, तो ये हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, और सबसे पीछे कौन है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। चलिए यहाँ पे आंसर हम लोग देख लिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। यहाँ पे बात कर रहा है पंक्षी का, तो हम लोग एक देख लेते हैं, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को, 20 मार्च, स्पैरो डे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। पेट्री ओडपो कौन? तो पेट्री ओडपो किस देश के पीएम बने हैं? इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसके जगह पे ये बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रही थी अपने समय में। कौन? सना मरीन। पूरे देश में सबसे युवा पीएम कौन रही थी? सना मरीन, जो कि एक फीमेल थी। और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने का कारण क्या था? कोविड-19 कोरोना के टाइम में वो अपने देश में बहुत ही अच्छा से व्यवस्था रखी थी और सबसे ज़्यादा वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी। मतलब अब तक की प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा चर्चा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के रहती थी वो कौन थी? फिनलैंड की सना मरीन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो फिनलैंड ही बोले, फिनलैंड में अभी क्या हुआ है? सरकार चेंज हुआ है। सना मरीन की जगह पे कौन आए हैं? पेट्री ओडपे। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा इनके बारे में, जैसे देखना प्रधानमंत्री सना मरीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा था एक समय में, की जगह पर नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेट्री ओडपो। ठीक है, कौन बने हैं? पेट्री ओडपो। और अभी क्या है? अभी इनको शपथ दिलाया जाएगा वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कौन है वहाँ पे? सॉली निनिस्टो। बहुत ही हार्ड नाम है, उधर का रहता भी है। फिनलैंड पे देखना, फिनलैंड के बारे में और भी याद रखना क्या, तो फिनलैंड आपका नेटो का 31 नंबर का कंट्री बना है और ये आपका पीस इंडेक्स, मतलब नहीं पीस नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन रहता है? फिनलैंड। आज नहीं, लगातार 6ठी बार रहा है और अभी ये नेटो में चला गया है। अगर बात करते हैं तो देखना यहाँ पे ये 1917 में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। किससे? तो ये हुआ था आपका स्वीडन से। ठीक है, मतलब जो यूरोप वाला कंट्री था उसका हमेशा से यही काम रहा था, क्या? अदर कंट्री में जाओ, उसको अपना उपनिवेश बनाओ, गुलाम बनाओ। ब्रिटेन का क्या कोटेशन था? वो बोलता था कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उसका कहने का मतलब वो ब्रिटेन, मान लो अगर ये आपका मैप है तो यहाँ पे ब्रिटेन था, यहाँ पे मतलब कभी वो एशिया में बैठा हुआ है तो एशिया में सूर्योदय हुआ, उसका यहाँ पे अमेरिका वगैरह को भी अपना गुलाम बनाया हुआ था। अगर उधर सूर्योदय हुआ तो इधर क्या हो गया? सूर्यास्त, और इधर सूर्यास्त हुआ तो उधर सूर्योदय। मतलब उसका सूर्य कभी नहीं डूबता था, उसका घर हर जगह था, हर जगह कहीं ना कहीं सूर्योदय होता ही रहता था। तो इन लोग का काम ही था। फिनलैंड पे कभी किसका अधिकार था? स्वीडन का। 1970 में क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है। फिनलैंड एक संसदीय लोकतंत्र है, यहाँ भी आपका लोकतंत्र ही है। और देखना प्रमुख कौन है होता है यहाँ का? राष्ट्रपति। और देखना जिसे 6 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जबकि हमारे भारत में कितने साल के लिए? 5 साल के लिए चुना जाता है। फिनलैंड पर्यावरण संरक्षण में भी क्या है? अग्रणी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाघ गणना रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा परसेंट के मुताबिक कि कितना वृद्धि हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.97%। कितना हो जाएगा? 6.97%। और ये 2 साल का निकाला गया है, 4 साल का, 2018 से 2022 तक का डेटा निकाला गया। कभी कभी संख्या भी पूछ लेगा तो संख्या कितना हो जाएगा? 200 संख्या में बढ़ोतरी हुआ है अगर नंबर में बात करें तो, और परसेंट में बात करें तो 6.97%। अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं बाघ प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो टाइगर प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया? क्योंकि एक समय में भारत में बाघ की संख्या बहुत कम हो गई थी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1973 में। 1973 में क्या चलाया गया था? बाघ प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अभी कितना संख्या बढ़ा है? तो ये बढ़ा है आपका 200। ठीक है, परसेंट में बात करते हैं तो परसेंट में हो जाएगा 6.97%। और देखिएगा अगर देखते हैं तो भारत में टोटल कितना टाइगर रिजर्व बन चुका है? ये हो जाएगा 54। ठीक है, 54 आपका क्या है? टाइगर रिजर्व है। कहाँ? तो हमारे भारत में। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं 54 नंबर का, 54 नंबर का कौन बना है? ये बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये है कहाँ का? ये बना है आपका यूपी का। ठीक है, 54 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। देखो ये तो हो गया आपका लास्ट नंबर का ना, तो फर्स्ट नंबर का कौन बना था? पहले नंबर का ये बना था आपका जिम कॉर्बेट। नाम सुने होंगे इसको। इसके बारे में कहा भी जाता है कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। है कहाँ? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1973। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है, मो जंगल जामी योजना। ठीक है, यहाँ पे जामी कर लेना।
मो जंगल जामी योजना वनवासियों के लिए किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिएगा ये स्टार्ट हुआ है आपका उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। पहले इसको कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग युद्ध प्राचीन समय में बहुत फेमस रहा था। किसके द्वारा किया गया था? अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 261 BC में कलिंग का युद्ध किया गया था। और इस युद्ध में इतना मारकाट हुआ था कि क्या हुआ, अशोक इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, लड़ाई को, युद्ध को एकदम से छोड़ दिया। जो एक राजा का काम होता है कि वो उसको युद्ध करना ही है, अपना साम्राज्य विस्तार करना ही है, बट वो उसको करना छोड़ दिया। और इसी के बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य जो था धीरे धीरे क्या हुआ, डाउनफॉल में आने लगा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा, कैपिटल भुवनेश्वर। बात करते हैं सीएम की, तो सीएम कौन है? ये रहे आपके नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। ठीक है। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गणेशी लाल। गणेशी लाल। अभी हाल ही में उड़ीसा में क्या मिला था? तो सोना का भंडार मिला था यहाँ के 3 जिले में। यहाँ क्या हुआ था? तो यहाँ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था। देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। अभी यहाँ हाल ही में क्या हुआ था? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। देखना यहाँ पे दिया हुआ है 2023 में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे भारत, और भारत में भी कहाँ? तो ये हुआ था आपका उड़ीसा में। जिसमें कौन जीता था? तो देखना यहाँ पे देखिएगा, जिसमें आपका जर्मनी जीता। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। जर्मनी जीता था किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। 2023 वाले में क्या कभी भारत जीता है? तो हाँ, भारत एक बार जीता है। मात्र कब जीता है? 1975 में। देखना यहाँ पे दिया है 1975 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था? मलेशिया में। जीता कौन था? भारत जीता था पाकिस्तान को हराकर। एक चीज़ और याद रखना कि सबसे ज़्यादा बार हॉकी मेंस वर्ल्ड कप कौन जीता था? ये जीता था आपका पाकिस्तान। देखना ये कितने बार, तो पहले तो देखना ये तो आपका उपविजेता दिखा रहा है, जहाँ पे भारत जीता था किसको हरा के? पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान आपका टोटल लगभग 4 बार जीता है। देखना कब कब? 71 में जीता, 78 में, 82 में, और आपका एक बार और जीता है 94 में। इतना डेट नहीं पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? पाकिस्तान। भारत जीता है तो भारत एक बार जीता है 1975 में, और इस बार 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हुआ था हमारे भारत के उड़ीसा में। ठीक है, जिसमें जर्मनी जीता था बेल्जियम को हराकर। चलो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं महाराष्ट्र, हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र किससे बना था टूट करके? बम्बई से। कब बना था? 1960 में। ठीक है, महाराष्ट्र आपका बम्बई से टूट के बना था 1960 में, और उसी समय क्या बना था? गुजरात भी बना था। और देखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो इससे अलग हुआ था क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य किससे अलग हुआ? एमपी से। और एमपी 2000 में अलग हुआ था छत्तीसगढ़। उसके पहले मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य था। किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग। अभी सबसे बड़ा कौन है? तो यह है आपका राजस्थान। झारखंड के बारे में बात करते हैं तो देखना झारखंड भी और उड़ीसा भी अलग किससे अलग हुआ था? बिहार से। ठीक है, चलो आते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? देखना 3 तरह का गेम होता है। क्या क्या? तो पहले तो होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और क्या क्या होता है? खेलो इंडिया यूथ गेम, और होता है खेलो इंडिया विंटर गेम। ये 3 तरह का खेल होता था। और इस बार देखना टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें तो देखिएगा टोक्यो ओलंपिक, और एक हुआ था टोक्यो पैरालंपिक। टोक्यो पैरालंपिक, इसमें भारत का स्थान कितना था? तो इसमें था भारत का स्थान 48, इसमें था 24। इसमें भारत कितना मेडल जीता था? 1 + 2 + 4, इसमें 5 + 8 + 6। ठीक है, ये क्या था? तो आपका गोल्ड था, पहले गोल्ड फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज करके ऐसे था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका यूपी में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका यूपी में। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, और देखते हैं हम लोग इसके बारे में। हुआ था यूपी में, और यूपी के 4 शहर में ये हुआ था। इसमें देखना किमा संस्करण था 3rd नंबर का। किमा संस्करण था, ये था आपका 3rd नंबर का। पहला वाला कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। दूसरा वाला कर्नाटक में हुआ था। देखना 4 शहर में हुआ था, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और आपका वाराणसी। देखना कितने खेल इसमें शामिल किए गए थे? 21 खेल थे, और 200 क्या था? इसमें यूनिवर्सिटी शामिल होता है, यूनिवर्सिटी का नाम आता है क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम है ना। 4750 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। वहीं पे देखना कब से कब तक चला था? 25 मई से 3 जून तक। शुभंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीतू को क्या बनाया गया था? शुभंकर, जो एक 12 सिंगा था और वो यूपी का राजकीय पशु है।
और देखना इसमें जीता कौन, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा, गुरु नानक यूनिवर्सिटी सेकंड पे रहा और जैन यूनिवर्सिटी नंबर 3rd पे रहा था। यहाँ पे देख लेना ये कितना मेडल लेता था, 69, जिसमें 26 गोल्ड था, 17 सिल्वर था और 26 ब्रॉन्ज था। ठीक है, और देखना ये जो आपका फर्स्ट वाला सब में गोल्ड का है, ज़्यादा इतना पूछेगा नहीं, मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी का ही गोल्ड वाला पूछेगा, बाकी मेडल का उतना संख्या नहीं पूछेगा। और देखना सबसे सफल एथलीट कौन थे, तो ये थे मेल में शिव श्रीधर जो तैराकी से संबंधित थे। कितना मेडल जीते, 8 गोल्ड जीते और किस यूनिवर्सिटी के थे, जैन यूनिवर्सिटी के, जो नंबर 3rd पे रहा था। वहीं पे बात करना सबसे सफल एथलीट में जो क्या फीमेल, और ये याद रखना ये मेल हो जाएगा आपका। देखना यहाँ पे ये कौन थी, ये श्रृंगी बांदरकर, ये भी तैराक रही थी और ये कितना मेडल जीती थी, तो ये आपका 5 गोल्ड था और 4 क्या था, 4 आपका सिल्वर था और ये भी जैन यूनिवर्सिटी की रही थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ये देखें, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, विथ फिगर के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारा एक और सेशन चलता है बिहार पुलिस का, उसको भी आप लोग वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स ही मिल रहा है ना, बट वहाँ पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब जो भी कंपटीशन में होता है वो वहाँ पे मिलता है। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।